हेलो एवरीवन, मिशन टू सक्सेस में आपका स्वागत है। मैं नरेश शर्मा, एजुकेटर, मोटिवेटर एंड फाउंडर ऑफ मिशन टू सक्सेस। पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था ज्योमेट्री का जो भी बेसिक होता है उसके बारे में कंप्लीट मैंने बात की थी, और रेखाओं के बारे में, बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं इनके बारे में मैंने आपको सिखाया था। और आज की क्लास में मैं आपको कोणों के बारे में बताऊंगा कि कोण क्या होता है, कितने टाइप के कोण होते हैं, वो सारी अपन बात करेंगे पूरी डिटेल में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं आप लोगों का बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कोण। कोण क्या होता है? तो इंग्लिश में आप लोग जानते हो कोण को अपन बोलते हैं एंगल, है ना। एंजल मत लिखना, एंगल है, एंगल, ठीक है। कोण का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। कोण होता क्या है? अगर अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से डेफिनेशन दी हुई होती है, लेकिन इसका मैं आपको समझाता हूँ। अगर कभी भी दो किरणें जिनका कॉमन पॉइंट एक ही हो, उस आकृति को अपन कोण कहते हैं। या मैंने इस तरीके से इसकी डेफिनेशन बना रखी है कि दो किरणों के या दो रेखाओं के झुकाव का माप कोण कहलाता है, कि किस कोण पर झुकी हुई है उसको अपन बोलते हैं कोण। तो इस आकृति को कोण बोलते हैं। कोण को बेसिकली ऐसे घुमावदार चिन्ह लगा के दर्शा देते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि थीटा लिखा हुआ होता है, इसको बोलते हैं थीटा। कोण को ज़्यादातर थीटा से दर्शाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि थीटा से ही दर्शाते हैं हर जगह पर, कहीं पर एक्स लिख देंगे, ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर थीटा से दर्शाते हैं। त्रिकोणमिति में अपन पढ़ेंगे कि टेन थीटा, साइन थीटा, वो आपने पढ़ा होगा ना। तो थीटा क्या है? कोण। तो कोण अपन ने समझा। दूसरी बात, ज़्यादातर स्टूडेंट को ये पता नहीं होता कि कोण को पढ़ते कैसे हैं, यही पता नहीं होता। तो मैं आपको बिल्कुल समझाता हूँ कैसे। अगर मान लो कोई सा भी कोण है, ये वाला कोण है, यहाँ पर लिखा हुआ है बी, यहाँ लिखा हुआ है ए, यहाँ लिखा हुआ है सी। तो आप इस कोण को अगर पढ़ोगे तो पढ़ोगे किस तरीके से? आप इसको पढ़ सकते हो, आप कोण बी बोल सकते हो इसको, ठीक है। या आप बोल सकते हो ए से लेकर बी पे आएंगे और बी से लेकर सी पे जाएंगे, तो कोण ए बी सी ये भी अपन पढ़ सकते हैं। यानी कि जहाँ पर कोण अपन को, जिस कोण को नाम देना है उसको अपन बीच में रखते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे शुरू हुए और यहाँ से लेकर वहाँ तक गए, तो इसको बोल दिया अपन ने कोण ए बी सी। आप चाहे इसको ये बोल सकते हो कोण सी बी ए, कोण सी बी ए, ठीक है। तो यहाँ पर भी बी बीच में आ रहा है। तो इस तरीके से अपन कोण को पढ़ सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि कोण कौन कौन से टाइप के होते हैं। आप चाहो तो साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना, जिनको बेसिक में प्रॉब्लम हो। तो देखिए कोणों के प्रकार, कौन कौन से टाइप के एंगल हो सकते हैं। किताब में अपन को डायरेक्ट, है ना, पॉइंट दे देते हैं कि न्यून कोण, अधिक कोण, बृहत कोण, है ना, लाइन से देते हैं। मैं आपको पूरा समझाता हूँ। कोण देखो, बेसिकली मैंने 3 टाइप में डिवाइड किया है। पहला टाइप है माप के आधार पर। माप के आधार पर, अब माप के आधार पर कौन कौन से कोण हो सकते हैं, कौन कौन से कोण होते हैं? तो पहला होता है, देखो, न्यून कोण। पहला होता है न्यून कोण। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। न्यून कोण क्या होता है? आप चित्र भी बनाता चलता हूं मैं। जैसे ये वाला है, ये वाला जो कोण है न्यून कोण है, ये वाला कोण न्यून कोण है। पता कैसे लगेगा? कि देखो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो भी कोण बनेगा उसको अपन न्यून कोण कहते हैं। यानी कि ये बोल सकते हैं अपन, अगर एक कोण थीटा है जो न्यून कोण है, तो इसको कैसे दर्शाएंगे? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोण न्यून कोण कहलाता है, ठीक है। यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में कहीं भी कितने भी डिग्री का कोण बना हुआ, वो सारे न्यून कोण कहलाएंगे। दूसरा होता है समकोण। समकोण, एक बार मैं क्लास में पढ़ा रहा था, समकोण मैंने बोला, मैंने कहा इंग्लिश में क्या बोलते हैं। एक स्टूडेंट बोलने लग गया इक्वल एंगल, एक बोलने लग गया सेम एंगल, है ना। ऐसा हर कुछ नहीं है।
समकोण को इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल। समकोण ये वाला, जहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है, अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो उस कोण को समकोण कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि कभी भी अगर लंब, ऊंचाई या समकोण की बात आ जाए तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। यह आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना कि लंब और ऊंचाई जहाँ पर भी ये बात आएगी वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, और 90 डिग्री को इस तरीके से दर्शाते हैं। नॉर्मली कोई सा भी कोण होता है तो आपने देखा होगा कि चाहे इस तरीके का कोण हो तो भी घुमावदार चिन्ह से दर्शाते हैं, चाहे बड़ा कोण हो तो भी इस तरीके से दर्शाते हैं, चाहे कैसा भी कोण आ जाए इस तरीके से घुमावदार दर्शाते हैं। लेकिन 90 डिग्री का कोण आता है तो ऐसे चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। और कभी मान लो ऐसे 90 डिग्री लिखा हुआ नहीं आए और सिर्फ ऐसा चिन्ह लगा हुआ आ जाए तो आप समझ जाओ कि 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो उम्मीद है इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये हो गया समकोण अपना। थर्ड देखिए आप, तीसरा होता है अपना अधिक कोण। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। यानी कि 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में कहीं पर भी कोई कोण बनेगा उस कोण को अपन अधिक कोण कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखना आप लोग। बनता कैसे है कि आप समझने की कोशिश करना कि अगर यहाँ पर एक लाइन अपन ने खींची, दूसरी लाइन यहाँ से चलना शुरू हुई, अगर यहाँ तक मैक्सिमम बन रहा है तो ये तो हो गया 90 डिग्री। और यहाँ से अगर यहाँ पर लाइन होती तो ये आगे का कोण आएगा, वो अभी मैं आपको बताऊँगा, सरल कोण बोलते हैं इसको। तो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में यहाँ पर इस एरिया में कहीं भी कोण बने उसको बोलते हैं अपन अधिक कोण, ठीक है। तो ये पूरा जो है ये कितना हो गया, 90 डिग्री से ज़्यादा है क्योंकि 90 तो यही था, 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है, तो इसको बोलते हैं अपन अधिक कोण, ठीक है। फोर्थ है अपना सरल कोण। सरल या ऋजु कोण भी बोलते हैं इसको, सरल या ऋजु कोण। नाम से पता लग रहा है सरल कोण, यानी कि अगर एक सरल रेखा पर जो कोण बनेगा उसको बोलते हैं अपन सरल कोण। एक लाइन इधर है और दूसरी लाइन इधर है, थोड़ी तिरछी दिख रही होगी आपको लेकिन है बिल्कुल ये सीधी एक ही लाइन है ना, तो आप समझ लेना। तो ये वाला जो पूरा कोण बन रहा है ना, ये है 180 डिग्री का। यानी कि अगर थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो उस कोण को अपन सरल कोण बोलते हैं, या ऋजु कोण या ऋजु रेखीय कोण भी बोल लेते हैं कभी कभी। पांचवा है अपना वृहत कोण। वृहत कोण, सरल कोण को इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल बोलते हैं ना, तो वो लिख लेना आप लोग। वृहत कोण इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, देखो जहाँ जहाँ पर मुझे लगेगा ना कि यार यहाँ पर है ना थोड़ी थोड़ी आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, वहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। हर जगह बहुत सारी इंग्लिश आने की भी ज़रूरत नहीं है, और मेरा ये मानना है कि परीक्षा में उतना ही पढ़ना चाहिए जितना अपने काम का है। क्योंकि अगर आपको सफल होना है ना, सक्सेस होना है, सिलेक्शन लेना है गवर्नमेंट जॉब में जल्दी, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना काम का है उतना ही पढ़ो। कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि वो क्या बहुत सारा पढ़ लेते हैं, पता ही नहीं होता कहाँ तक पढ़ना है। ये लेवल पता होना चाहिए, अपन को एक क्राइटेरिया डिसाइड करना पड़ेगा। बहुत सारा कलेक्शन तैयार मत करो, ऐसा मत करो कि है ना ये गाइड ले ली, वो गाइड ले ली, इन सर के नोट्स, उन सर के नोट्स, ऐसा मत करो। आप किसी एक पर डिपेंड रहो और मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा जल्दी से। और मेरा यही टारगेट है कि जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं 1 या 2 साल अधिकतम में वो गवर्नमेंट जॉब लगी जाए, है ना, अगर पेपर हो जाता है तो। बाकी पेपर होने पे डिपेंड करता है, मान लो पेपर ही नहीं हुआ तो फिर सिलेक्शन तो कैसे होगा, है ना। तो मेरा ये टारगेट है। तो वृहत कोण क्या होता है, देखो मैं आपको वृहत कोण बता रहा था, 180 डिग्री से ज़्यादा हो
और 360 डिग्री से कम हो, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन वृहत कोण। 180 डिग्री से ज़्यादा हो थीटा का मान और 360 डिग्री से कम हो, इसको अपन बोलते हैं वृहत कोण। या अपन ये भी कह सकते हैं कि 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में जो कोण बनेगा उस कोण को वृहत कोण कहते हैं। एक और होता है अपना पूर्ण कोण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल क्या होता है कि थोड़ा समझना, जैसे लाइन है, अगर यहाँ से लेकर मैंने धीरे धीरे कोण बनाना शुरू करा, 90 से मैं कम ही रख रहा हूँ, थोड़ा समझना आप, ये एक लाइन तो फिक्स है। दूसरी को अगर मैं यहाँ से कम में रखूँगा तो न्यून कोण बनेगा, अगर मैं 90 डिग्री का बना दूंगा तो समकोण बनेगा। 90 से ज़्यादा कर दूंगा, 180 से कम रखूँगा, यहाँ इस एरिया में कहीं भी लाइन खींचूंगा तो अधिक कोण बनेगा। अगर 180 डिग्री पे खींचूंगा, सीधी लाइन यहाँ खींचूंगा तो 180 डिग्री बनेगा। 180 से ज़्यादा खींचूंगा यहाँ तक में किसी भी एरिया में तो वृहत कोण बनेगा। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ से शुरू किया और मैंने दूसरी लाइन डायरेक्ट ये पूरा घूम के वापस यहीं खींची, तो ये वाला जो कोण बनेगा ना, इसको अपन बोलते हैं पूर्ण कोण। पूरा एक राउंड कर लिया तो कितना कोण हो गया है, 360 डिग्री का। और आपको दिख रहा होगा कि यार 0 डिग्री की तरह भी दिख रहा है, तो मान लो अगर एक लाइन इधर है दूसरी भी इधर ही है तो 0 डिग्री भी तो हो रहा है, तो 360 डिग्री या 0 डिग्री। यानी ये ध्यान रखना है कि 0 डिग्री का या 360 डिग्री का जो कोण होता है उसको अपन बोलते हैं पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखिए आप, स्थिति के आधार पर इनको आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि किन के आधार पर है, किन के आधार पर नहीं है। मैं आपको सारा इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में कन्फ्यूजन नहीं रहे, बस इसलिए थोड़ा क्लासीफाई कर दिया मैंने। बाकी ऐसा कोई इन पर सवाल नहीं पूछेगा कि ये किसके आधार पर के अंदर आएगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर देखो, एक तो होता है अंतःकोण, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। और एक होता है बाह्य कोण या बहिष्कोण भी बोल लेते हैं इसको। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। स्पेलिंग देख लेना, अगर कोई मिस्टेक हो तो आप चेक कर लेना, करेक्शन कर लेना। अंतःकोण, बाह्य कोण, नाम से पता लग रहा होगा कि अंतःकोण यानी अंदर वाले कोण, बाह्य कोण यानी बाहर वाले कोण। होते क्या हैं थोड़ा आप समझो। जैसे समझो आप, अगर कोई 2 लाइनें हैं, मैंने एक ये खींचा, तो ये वाला देखो आप, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला और ये वाला, ये जो चारों कोण बने हुए हैं अंदर वाले कोण हैं। मैं इसको नाम दे देता हूँ 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो इसमें अंतःकोण कौन कौन से हैं, कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6, इसको अपन अंतःकोण कह सकते हैं। इसी डायग्राम में अगर मैं ये कहता बाहर वाले कोण 1, 2, 7 और ये 8, मैंने ऐसे बोल दिया, तो अब आप ये बताओ, ये बाहर की तरफ है तो बाहर वाले कोण हो गए, तो कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8 ये बाहर वाले कोण हैं। इसी तरीके से जैसे मान लो कोई ट्रायंगल है, कोई त्रिभुज है, इसके अंदर वाला कोण, जैसे ये वाला कोण है, तो ये वाला कोण है तो ये अंदर की तरफ बना हुआ है, तो इसको अपन बोलेंगे अंतःकोण। ये वाला है, इसको भी बोलेंगे अपन अंतःकोण। ये वाला है, इसको भी बोलेंगे अपन अंतःकोण। कोई मान लो चतुर्भुज है, इसके अंदर कोण बना हुआ है ये इधर की तरफ, तो इसको बोलेंगे अपन अंतःकोण। ये वाला अंतःकोण है, ये भी अंतःकोण है, ये भी अंतःकोण है, अंदर की तरफ बने हुए क्योंकि, इसलिए इनको बोलते हैं अपन अंतःकोण। अगर मान लो ये कोई त्रिभुज है, अब इसमें बाह्य कोण कैसे बनेगा, तो इसमें आप थोड़ा समझना, जब भी किसी बंद आकृति में बाह्य कोण बनाना हो तो अपन क्या करेंगे, उसकी एक भुजा को सीधा बढ़ा दो, उसकी किसी भी एक भुजा को सीधा बढ़ा दो। जैसे मैंने क्या किया, इस वाली भुजा को सीधा बढ़ा दिया
तो ये वाला जो कोण होगा ये बाह्य कोण होगा। अगर अंदर की तरफ बनाते हैं तो अंतः कोण है, बाहर की तरफ बनाएंगे तो बाह्य कोण है। तो ये इसमें बाह्य कोण हो गया। अगर चतुर्भुज में बनाना है तो चतुर्भुज में कैसे बनाएंगे, थोड़ा हो सकता है कट रहा हो, मैं नीचे बना देता हूँ। जैसे चतुर्भुज है, इसमें बाह्य कोण बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो कोई सी भुजा को सीधा बढ़ा दो, कोई सी भुजा को सीधा बढ़ा दो। तो अब मैंने इस भुजा को सीधा बढ़ा दिया, ये अंतः कोण था तो ये बाह्य कोण होगा, ठीक है। ये अंतः कोण है तो ये बाह्य कोण है, और अंतः कोण और बाह्य कोण एक सरल रेखा पर होंगे हमेशा। क्लियर है। तो यह था इनकी स्थिति के आधार पर अलग अलग टाइप के कोण। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सारा मैटर समझ में आ गया होगा, और क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती है वो समझो आप। अब अपन देख रहे हैं तुलना के आधार पर, तुलना के आधार पर, कंपैरिजन के आधार पर अपन देख रहे हैं कि कौन कौन से टाइप के होते हैं, है ना। तुलना का मतलब क्या हो गया, कंपैरिजन कर रहे हैं अपन। और कंपैरिजन कब होता है, जब कम से कम दो चीज़ें होती है, दो चीज़ों में कंपैरिजन होता है, सिंगल चीज़ में तो कंपैरिजन होता नहीं। जैसे मान लो अपन कहें कि दो आदमी हैं, इनमें से एक मोटा है, एक मोटा क्यों दिख रहा है, क्योंकि दूसरा पतला होगा। अगर मान लो वो अकेला ही होता तो फिर अपन को ना तो मोटा लगता ना पतला लगता, हो सकता है मोटा लगता अगर अपन पतले हैं तो, है ना। तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन होता है। तो कंपैरिजन तब होता है जब कम से कम दो चीज़ें हों। विदाउट दो चीज़ों का कंपैरिजन नहीं होता है ना, दो से ज़्यादा हो सकती है, सिंगल चीज़ का कभी तुलना नहीं होती। तो तुलना के आधार पर कौन कौन से टाइप के कोण होते हैं समझना। सबसे पहले अपन लिखते हैं, पहले नंबर पे अपन ले रहे हैं पूरक कोण। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा पार्ट आप ध्यान से समझना, पूरा पार्ट ध्यान से करना, क्योंकि इस पर बेस्ड छोटे छोटे सवाल हर एग्ज़ाम में आते रहते हैं। चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, 10+2, एमटीएस, या और भी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे पटवारी हुआ या आपका एलडीसी हुआ, इनमें छोटे छोटे सवाल आते रहते हैं। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक सा पार्ट है, ध्यान से पढ़ना। पूरक कोण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण, पूरक कोण क्या होते हैं कि अगर कभी भी कोई दो कोण, अगर कभी भी कोई दो कोण अल्फ़ा और बीटा हैं, अगर कभी भी कोई दो कोण अल्फ़ा और बीटा हैं जिनका टोटल 90 डिग्री हो, जिनका टोटल 90 डिग्री हो, तो अल्फ़ा और बीटा जो दोनों कोण हैं ये परस्पर पूरक कोण कहलाते हैं। यानी कि अगर कोई भी दो कोण है अल्फ़ा और बीटा जिनका टोटल 90 डिग्री हो तो ये दोनों कोण पूरक कोण कहलाते हैं। यानी कि एक कोण तो हो गया बीटा और एक कोण हो गया अल्फ़ा, ठीक है। तो बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। अगर कभी भी कोई दो कोणों का टोटल 90 डिग्री है तो कोण पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे आप समझो, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, अगर एक कोण 10 डिग्री है तो 10 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 80 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का टोटल 90 होना चाहिए। अगर 30 डिग्री एक कोण है तो दूसरा पूरक कितने का होगा, 60, यानी 30 का पूरक कोण 60 होगा, क्योंकि दोनों का टोटल 90 होना चाहिए। अगर मान लो एक 40 डिग्री का कोण है तो 40 का पूरक कितना होगा, 50 डिग्री, क्योंकि दोनों का टोटल 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर कोई भी दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो दोनों कोण परस्पर पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बात आती है संपूरक कोण की। संपूरक कोण की बात समझते हैं। संपूरक कोण इंग्लिश में बोलते हैं इसको सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि अगर कभी भी कोई दो कोण है अल्फ़ा और बीटा, अगर कभी भी कोई दो कोण है अल्फ़ा और बीटा जिनका टोटल 180 डिग्री हो, जिनका टोटल 180 डिग्री हो, तो वो दोनों कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। यानी कि अगर कभी भी कोई दो कोण है अल्फ़ा और बीटा जिनका टोटल 180 डिग्री है
तो ये कोण क्या कहलाते हैं? समपूरक कोण कहलाते हैं। कोई भी दो कोण है अल्फा और बीटा जिनका टोटल 180 डिग्री हो, यानी कि एक कोण तो ये वाला है अल्फा और एक कोण ये वाला है बीटा, तो दोनों कोणों का टोटल अगर 180 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब वो परस्पर समपूरक कोण है। और अगर अल्फा और बीटा समपूरक कोण है तो एग्जांपल देके बताता हूँ मैं। अगर जैसे एक 60 डिग्री का है तो 60 का समपूरक कितना होगा? 120 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का टोटल 180 होना चाहिए, तो 60 का समपूरक हो गया 120। अगर एक कोण 30 डिग्री है तो 30 का समपूरक कोण कितना होगा? 150 डिग्री, क्योंकि दोनों का टोटल होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, तो उम्मीद है बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। समपूरक कोण क्या होता है कि अगर कभी भी कोई से भी दो कोण है, कभी भी कोई दो कोण हैं जिनका टोटल 180 डिग्री है, ये कोण अल्फा है, ये कोण बीटा है, जिनका टोटल 180 डिग्री है, तो कोण परस्पर समपूरक कोण कहलाते हैं। अब एक और बात इसमें अपन ऐड करते हैं। अगर जो समपूरक कोण, अगर कोई दो कोण एक सरल रेखा पर बने हैं और उनका टोटल 180 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब इसको फिर अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन रेखिक कोण युग्म भी बोल लेते हैं। रेखिक कोण युग्म इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पेयर, रेखिक कोण युग्म या रेखिक युग्म कोण, जो भी आपको ठीक लगे वो आप बोल लेना, रेखिक कोण युग्म। तो अगर अल्फा और बीटा हैं जो एक सरल रेखा पर बने हुए हैं, अगर एक सरल रेखा पर दो कोण बने हैं और उनका टोटल 180 डिग्री है, तो वो कोण समपूरक कोण कहलाते हैं। मैं चीज़ों को बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि स्टूडेंट जब क्लास में पढ़े ना, तो वो एक ही चीज़ को 3 बार 4 बार 5 बार सुनेगा ना, तो ऑटोमेटिक उसके माइंड में फिट हो जाएगा कि हाँ यार, इस तरीके से ये समपूरक कोण होता है, ये पूरक कोण होता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर बात सही है सारी, पूरक समझ में आ गया, समपूरक समझ में आ गया, लेकिन जब अपन फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं ना, तो अपन को ये चीज़ें बड़ी कठिन लगती है, और हो सकता है आप लोगों को भी कठिन लग रही हो कुछ स्टूडेंट को, तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर याद ही नहीं रहता पूरक में समपूरक में। तो मैं आपको समझाता हूँ याद कैसे रखना है दोनों में कन्फ्यूजन को। देखो, पूरक कोण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये शुरू होता है सी से, और समपूरक कोण को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, शुरू होता है ये एस से। तो पहले सी आता है या एस आता है, तो आप कहोगे पहले सी आता है। ठीक है, अगर पहले सी आता है तो 90 डिग्री भी पहले ही आता है और 180 डिग्री बाद में आता है। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, उनका टोटल 90 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री एंगल का टोटल 180 डिग्री होगा। अगर हिंदी में अपन बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को बोलते हैं पूरक कोण, सप्लीमेंट्री को बोलते हैं समपूरक कोण। पूरक कोण क्या है? छोटा है, और समपूरक शब्द क्या है? बड़ा है ना। इसमें 3 ही अक्षर हैं, इसमें 4.5 अक्षर हैं, तो ये बड़ा हुआ ना। तो वो छोटा है, तो इसका मतलब क्या है? छोटे वाले का छोटा वाला टोटल, बड़े वाले का बड़ा वाला टोटल। आ रहा है समझ में? इस तरीके से अपन याद रख सकते हैं। अगर डायरेक्ट याद रख सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो इसी तरीके से याद रखा था, है ना। आज भी मैं ऐसे ही याद रखा हूँ इसको कि पूरक मतलब है ना छोटा वाला है मतलब 90 डिग्री है, समपूरक बड़ा वाला मतलब 180 डिग्री। ठीक है, तो आप लोग देख लेना किस तरीके से आप याद रखते हो। बहरहाल आगे बढ़ते हैं अपन। यह थी अपनी पूरक और समपूरक की बात। थर्ड वाला पॉइंट इसमें समझो आप, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण इंग्लिश में बोलते हैं इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, शीर्ष से अभिमुख। अगर हिंदी आती है आप लोगों को तो आप ट्राई करना, शीर्ष अभिमुख का समास विग्रह करोगे। शीर्ष से अभिमुख होता है यानी कि शीर्ष से विपरीत, शीर्ष से विपरीत जो कोण होते हैं उसको अपन बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। वर्टिकली अपोजिट का मतलब भी यही है कि शीर्ष से विपरीत कोण।
मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, डायग्राम बना के बताता हूँ मैं। अगर कभी भी कोई दो लाइन इस तरीके से काटे तो ये वाला और ये वाला जो कोण होता है इसको अपन बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। और दोनों शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे, यानी कि अगर ये ए है तो ये वाला भी ए होगा, या ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा। और ऐसे ही ये वाला और ये वाला कोण है, ये भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण होंगे और दोनों बराबर होंगे। अगर ये वाला कोण बी होगा तो ये वाला कोण भी होगा बी, इसको अपन बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। फोर्थ देखिए आप, एकांतर कोण। इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। वैसे तो अगर इसके अर्थ पे जाएंगे तो अपन बोलेंगे एक का अंतर वाला कोण, है ना, वो अभी मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। फिलहाल शॉर्ट में बताता हूँ एकांतर अपने किस तरीके से काम में आएगा, वो मैं आपको समझाता हूँ, फिर अभी आगे इसका मतलब भी समझाऊंगा। कभी भी जेड की आकृति बन रही हो, लेकिन शर्त ये है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समांतर होनी चाहिए। समांतर का मतलब क्या होता है, बिल्कुल रेल की पटरी की तरह। अगर दोनों लाइनें समांतर हैं और एक तिर्यक रेखा काट रही है तो जेड की तरह आकृति तभी बनती है। तो जो ये वाला और ये वाला कोण होता है इसको बोलते हैं अपन एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक है, अब जेड चाहे सीधा बने चाहे से उल्टा बने, चाहे एन की तरह बने, लेकिन ये ध्यान रखना है दोनों रेखाएं समांतर होनी चाहिए। तो ये वाला और ये वाला जो कोण होगा एकांतर कोण होंगे, और एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं। यानी कि ये वाला अगर 30 डिग्री का होगा तो ये वाला 30 का होगा, ये वाला 10 का होगा तो ये वाला 10 का होगा। ऐसा है मामला यहाँ पर। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देखो आप, संगत कोण। एक होता है संगत कोण। संगत कोण क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण, नाम से पता लग रहा है कि संगत कोण यानी कि एक जैसे संगति वाले, एक जैसे संगति वाले मतलब एक जैसे दिखने वाले कोण, उसको बोलते हैं अपन संगत कोण। बना के बताता हूँ मैं संगत कोण कैसे। अगर मान लीजिए दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, और ये एक रेखा काट रही है। अगर ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, अपन प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा आपको, डायरेक्ट आप समझो। पहले हर एक चीज़ का मैं डिटेल भी बताऊँगा आपको, पहले आप प्रैक्टिकली माइंड में फिट करो चीज़ें। दो समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो आप मुझे बताओ अगर ये वाला कोण है तो ये वाला कोण किसके बराबर दिख रहा है आपको। ये वाला कोण आप इसमें देखोगे तो ये वाला कोण आ रहा है ऐसे, तो आप देखोगे कि यार ये वाला कोण इसके जैसा दिख रहा है, यानी कि ऊपर से अगर फिट कर दें यहाँ तो बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो ये वाला इसके बराबर होगा, इसी तरीके से ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, और इधर वाला कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, इमेजिन करो आप, जितना प्रैक्टिकली चीज़ों को समझोगे आप उतना ही आसानी से समझ में आएगा। मैं एक बार नाम दे देता हूँ इनको ताकि आप लिख भी पाओ। तो आप मुझे बताओ जो कोण 1 है उसका संगत कोण कौन सा है, 5। तो कोण 1 का संगत कोण 5 होगा और ये बराबर भी होंगे। कोण 2 का संगत कोण कौन सा होगा, कोण 6, और ये बराबर भी है। कोण 3 का संगत कोण 7 है और बराबर भी होगा, और कोण 4 का संगत कोण 8 होगा और ये दोनों बराबर भी होंगे। ठीक है, छठा देखो आप, आसन्न कोण। आसन्न कोण इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। होता क्या है, आसन्न। आसन्न का मतलब होता है पास पास, आसन्न का मतलब होता है पास पास, यानी कि जो पास पास वाले कोण होते हैं उनको बोलते हैं आसन्न कोण, सीधा सीधा अपनी भाषा में बोले तो। और अगर डेफिनेशन पे जाए तो डेफिनेशन इस तरीके से दी हुई होती है, जहाँ तक मुझे याद है मैंने पढ़ा था बचपन में एनसीईआरटी बुक्स में, तो उसमें इस तरीके से दिया हुआ होता है कि
अगर कभी भी कोई दो कोणों की एक उभयनिष्ठ भुजा हो या एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो तो ऐसे कोण को आसन्न कोण कहते हैं। मैं आपको चित्र बना के बताता हूँ क्या होते हैं आसन्न कोण, क्योंकि अपन को उसी से काम है, डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा तो समझना आप। अगर इस तरीके का कोई मामला है तो ये वाला और ये वाला अल्फा और बीटा ये दोनों कोण क्या है, पास पास आ रहे हैं ना, तो इनको अपन बोलते हैं आसन्न कोण। ठीक है, सीधा सीधा आप यूँ समझो। और अगर कोई सी भी ऐसी आकृति है जैसे मान लो चतुर्भुजी है, इसमें ये वाला और ये वाला कोण ये दोनों पास पास आ रहे तो ये दोनों क्या है, आसन्न कोण हो गए। या फिर ये वाला और ये वाला जो कोण होगा ये दोनों आसन्न हो गए, ये वाला और ये वाला आसन्न हो गए, ये वाला और ये वाला आसन्न हो गए। ठीक है, तो इनको बोलते हैं अपन आसन्न कोण। ध्यान रखना आप चित्र के हिसाब से, या शब्द याद रख लो, पास पास वाले कोण को आसन्न कोण कहते हैं। एक होता है सम्मुख कोण, सम्मुख कोण इंग्लिश में बोलते हैं इसको अपोजिट एंगल या विपरीत एंगल, विपरीत कोण। सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने वाले कोण, आमने सामने वाले कोण। आमने सामने कैसे, जैसे ये कोई चतुर्भुज है, इसमें इसका सम्मुख कोण कौन सा है, आप खुद ही देख के बोल दोगे कि ये वाला है इसके सामने। ठीक है, तो इसके सामने ये वाला कोण, इसके सामने ये वाला कोण, तो ये क्या होते हैं, सम्मुख कोण होते हैं। क्लियर। तो उम्मीद है यहाँ तक का मैटर आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कठिन बात नहीं थी इसमें बिल्कुल भी। तो दो तीन छोटी छोटी बातें और अपन सीखते हैं जो आपके सवालों में काम आएगी, क्योंकि अगली क्लास में मैं आपको आसान से सवाल कराने वाला हूँ। और आप लोग इस चैनल पर कंटिन्यू मेरे साथ बने रहो, आपको बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक का कंटेंट भी मिलेगा, है ना। और कंटिन्यू क्लास आती रहेगी, आप लोग बिल्कुल बने रहो। ज्योमेट्री में और एडवांस मैथ का सारा मैटर लेकर आ रहा हूँ मैं शुरू में, तो एडवांस मैथ में पूरा पढ़ने के बाद बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी कहीं भी, किसी भी एग्ज़ाम में। तो अब देखो आप, एक पॉइंट तो अपना ये कि अपन ने सीखा कि अगर कभी भी सरल रेखा है, एक सरल रेखा पर जो कोण बनता है वो कितना बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है, इसको बोलते हैं अपन सरल कोण। ठीक है, और अगर इस तरीके से कोई दो कोण हो जिनका टोटल 180 डिग्री हो तो संपूरक कोण कहलाते हैं। और एक बात ये भी पड़ी, अगर सरल रेखा पर कोई दो कोण बन रहे हैं तो उनको रेखिक कोण युग्म कहते हैं। ठीक है, तो अब बात ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक सरल रेखा पर बने ये जो कोण बन रहा है 180 डिग्री का है, तो आप बहुत सारे कोण बना लो, क्या फ़र्क पड़ गया। एक सरल रेखा पर आप कितने भी कोण बना लो, इसका 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 और इसका, इन सभी का टोटल 180 डिग्री होगा। सेम इसी तरीके से जो दूसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं पूरा घूम जाऊँ तो ये कोण 360 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इस वाले कोण का, इसका 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 इस वाले का और इस वाले का सबका टोटल करूं तो सबका टोटल में 360 डिग्री कर सकता हूं। या इस बात को अपन शॉर्ट में बोल सकते हैं कि एक बिंदु के चारों तरफ जितने भी कोण बनते हैं उन सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और इस लाइन को अपन ऐसे बोल सकते हैं कि एक सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये थी बात। अब एक और बात आप समझो, बहुत शानदार, कोशिश करना आप समझने की। देखो ये दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, ऐसे दर्शा देता हूँ मैं समांतर को। दो समांतर रेखाएं हैं, इसमें अपन नाम दे देते हैं कोण 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया। अब मैं एक पूछना चाह रहा हूँ इसमें कि इसमें आप बताओ सबसे पहले तो शीर्षाभिमुख कोण कौन से हैं, शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं। तो शीर्षाभिमुख आप बताओगे, आप कहोगे कि सर 1 और 3 कोण 1 और कोण 3 है, ये शीर्षाभिमुख है।
ठीक है। इसके अलावा 2 और 4 है शीर्षाभिमुख है, और अपन को बताइए 1 और 3 आपस में बराबर हैं, 2 और 4 आपस में बराबर हैं। इसके अलावा कौन से शीर्षाभिमुख हैं? 5 और 7, कोण 5 और कोण 7 बराबर हैं, ये शीर्षाभिमुख का जोड़ा है। और कोण 6 और कोण 8 ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, 6 और 8 भी शीर्षाभिमुख का जोड़ा है, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये दोनों बराबर आपस में, ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों भी आपस में बराबर, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं अंतःकोण। अंतःकोण कौन से हैं? मैंने आपको बताया था अंदर वाले कोण अंतःकोण। तो कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6 अंतःकोण है। बाह्य कोण कौन से हैं? कोण 1, कोण 2 जो बाहर की तरफ बने हुए हैं, कोण 7 और कोण 8 ये बाह्य कोण हो गए। संगत कोण आप बता सकते हो क्या? संगत कोण, संगत कोण यानी कि एक जैसे कोण। तो एक के जैसे कोण लग रहा है 5, तो कोण 1 और कोण 5 संगत कोण है और ये आपस में बराबर होंगे। कोण 2 और कोण 6 आपस में बराबर हैं, कोण 2 और कोण 6, क्योंकि ये संगत कोण है। संगत यानी एक जैसे वाले। कोण 4 ये किसके बराबर है? आप देखोगे कोण 8 के। संगत कोण को अपन ये भी कह सकते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण संगत कोण कहलाते हैं, ये अपन बोल सकते हैं। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण 4 और 8। डेफिनेशन पे ज़्यादा मत जाना, जो मैं समझा रहा हूँ उसको आप समझना। और इसके अलावा देखो एक जो कोण 3 है और एक कोण 7 है, तो कोण 3 और कोण 7 ये आपस में संगत कोण है। क्लियर बात यहाँ तक? इसके बाद अपन समझते हैं एक है एकांतर कोण। मैंने आपको कहा था अभी जब समझाया था तो मैंने बताया था कि एकांतर कोण जहाँ पर दो समांतर रेखाएं हों और z की आकृति बन रही हो उसका अपन बोल लेते हैं एकांतर कोण। लेकिन अब यहाँ एकांतर का मतलब समझाता हूँ मैं। एकांतर का मतलब क्या होता है? एक का अंतर हो, है ना, एक का अंतर हो उसके बाद वाला कोण। जैसे ये तो है अंतःकोण, तो अंतःकोणों में निकलेगा अंतः एकांतर, और बाहर के कोण है 1, 2, 7, 8, तो उनमें निकलेगा बाह्य एकांतर। तो पहले मैं आपको अंतः एकांतर समझाता हूँ। अंतः एकांतर, अंतः एकांतर आप समझो। अंतः एकांतर क्या होते हैं? जैसे ये 4 है, ये अंतःकोण है, 4 के बाद 3 को छोड़ दो 6, है ना। एकांतर का मतलब क्या? एक का अंतर, यानी कि एक को छोड़ के अगला वाला। तो 4 के बाद 3 को छोड़ के 6 आ जाएगा, तो 4 का एकांतर हो गया 6। चाहे आप इधर से चेक कर लो, 4 के बाद 5 को छोड़ के 6 आएगा, तो 4 का एकांतर हो गया। पहले मैं लिख देता हूँ अंतः एकांतर। हालांकि ये चीज़ कोई काम की नहीं है, लेकिन आप लोग याद रख सकते हो अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण, क्योंकि सिर्फ आपको डायरेक्ट एकांतर ही ध्यान रखना है बस, है ना। और डायरेक्ट जो एकांतर होगा उसका मतलब है अंतः एकांतर से मतलब है उसका। तो अंतः एकांतर कौन से हो गए? कोण 4 का हो गया 6, और ये बराबर भी होंगे। चाहो तो आप चेक कर लो, z की आकृति बन रही है इसमें। और कोण 3 का एकांतर कौन सा होगा? 3 के बाद 6 को छोड़ दो 5, है ना। 4 का तो हो गया 6 और 3 का हो गया 5, चाहे आप चेक कर लो z बन रहा है। तो कोण 3 का हो गया कोण 5। ये है अंतः एकांतर। बाह्य एकांतर कौन से हैं? एक का बाह्य कोण, इनको अंदर वालों को छोड़ दो, आप बाहर वालों में देखो। 1 के बाद 2 को छोड़ के 7, तो कोण 1 और कोण 7 बाह्य एकांतर, और कोण 2 और कोण 8 ये भी बाह्य एकांतर है, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक का मैटर आपको सारा समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप बार बार देखो और सारे नोट्स बना लो, ताकि बार बार आपको देखना नहीं पड़े, है ना। उसमें क्या, एक बार नोट्स बना लोगे एक ही बार टाइम लगेगा, दोबारा में आप आधे घंटे की अगर वीडियो है ना तो आप उसको 5 से 10 मिनट में पूरा कवर कर लोगे, नोट्स बना लोगे तब, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना,
आपको जो भी डाउट हो वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आपके आसपास जो भी दोस्त हों, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, जिनका मैथ्स वीक हो, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा मिले। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बेल आइकन अगर आप दबाते हो तो जैसे ही वीडियो आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।